Good morning, students, and होप कि आप सभी अच्छे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था कल हमने स्टार्ट किया, वो चैप्टर है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती थी जिनमें कंडीशन आ जाती है और फिर वहां से दो रास्ते निकलते हैं, ट्रू या फॉल्स, और ऐसे में हम निर्णय लेकर उस हिसाब से स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हैं। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स में बेसिकली हम जो सिलेबस में करेंगे या जो हमारे पास हैं इस चैप्टर में, कंडीशनल में हमने इफ कंस्ट्रक्ट बोल देते हैं। इफ स्टेटमेंट है एक तरह से, इसका दूसरा नाम है इफ स्टेटमेंट। तो हमने इफ स्टेटमेंट करनी थी। इफ स्टेटमेंट कल हमने शुरू की। इफ का क्या मतलब स्टाइल होता है कि हम पहले इफ होता है, इफ के बाद हमेशा लॉजिकल एक्सप्रेशन आता है, देन आता है उसी लाइन में, और कैपिटल में आता है, ये गलत है, यहाँ कैपिटल में। उसके बाद जो स्टेटमेंट्स ट्रू के केस में जो स्टेटमेंट्स लिखनी है वो यहाँ एल्स आएगा, फिर जो फॉल्स की स्टेटमेंट्स है वो यहाँ, और फिर एंड इफ। ये इसका सिंटेक्स है। अगर एग्जाम में आ जाती है इफ स्टेटमेंट, कितने भी नंबर की आए, सिंटेक्स के बिना कोई नंबर नहीं मिलेगा, सिंटेक्स आपको लिखना ही है। तो इसलिए सिंटेक्स की प्रैक्टिस ढंग से कर लो। आपने इफ लिखना है, ब्रैकेट में चलेगा लॉजिकल एक्सप्रेशन, मान लो a ग्रेटर देन b है, उसके एकदम बाद देन आएगा THEN। देन के बाद वो बातें हैं कि अगर a ग्रेटर देन b सच हो गया तो आपको जो करना है वो, मान लो a बड़ा है b से, तो आपको प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो जो भी करवाना है वो लिख लो। जो स्टेटमेंट आपने करनी है, अगर a b से बड़ा है सच, तो ये यहाँ आ जाएगा। उसके बाद एल्स चलेगा, ये सिंटेक्स है। एल्स एल्स के बाद अगर एल्स पे कब जाएगा वो जंप करके, अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स पे आते ही जो काम करने हैं, फिर ये काम नहीं करेगा, तो फॉल्स पे एल्स पे आते ही जो काम करने हैं वो यहाँ प्रिंट कर दो। और लास्ट में एंड इफ आना जरूरी है, ये सिंटेक्स है, ठीक है। अब बात आती थी, ये पहला हो गया इफ। उसके बाद नेक्स्ट हमने किया कि बिना एल्स के, ये नंबर 2 फॉर्म थी। फर्स्ट फॉर्म वो हो गई। सेकंड फॉर्म का सिंटेक्स क्या बनेगा? सेकंड फॉर्म का सिंटेक्स बनेगा इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन a ग्रेटर देन b, देन, और उसके बाद जो आपने प्रिंट स्टेटमेंट है या जो भी करना है, जो लिखवाना है या कैलकुलेशन कुछ करनी है, मान लो एरिया निकालना है, जो भी है, 3 स्टेटमेंट्स या 4 या 5 जितनी भी है। एल्स तो है ही नहीं, तो बस एंड इफ। एल्स नहीं है तो बस ये इसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का मतलब कि देन तब ट्रू के मामले में होता है। तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ये सारी हैं, ये प्रिंट, एरिया, जो भी मैं लिख रही थी ना, ये ब्लॉक है कि जो काम आपने कराना है करा लो। थर्ड फॉर्म थी, ये थर्ड फॉर्म में क्या होता था, आपको सिंटेक्स आना चाहिए, जरूरी है ये। थर्ड फॉर्म में आप यहाँ लॉजिकल एक्सप्रेशन 1 कह रही हैं। मान लो आपका पहला एक्सप्रेशन है a ग्रेटर देन b, देन आपने लिखवा दिया प्रिंट स्टार कॉमा, आपने यहाँ टाइप करवा दिया a इज ग्रेटर देन b। उसके बाद नेक्स्ट आपका चला तो एल्स इफ चलेगा। एल्स इफ, ये इसने गलत लिखा हुआ है, एल्स ऐसे स्मॉल नहीं आएगा, ऐसे बड़ा आएगा, एल्स इफ। उसके बाद फिर आप लॉजिकल एक्सप्रेशन देते हो, मान लो कि a ग्रेटर देन c, अगला लॉजिकल एक्सप्रेशन है, ये एक था लॉजिकल एक्सप्रेशन 1, ये है लॉजिकल एक्सप्रेशन 2 नया, देन फिर आपने प्रिंट करवा दिया कि देखो, आपने कहा ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है। मान लो ए है 5, बी है 2 और सी है 3, तो आप कह रहे हो कि 5 तो हमारा बड़ा हो गया, तो प्रिंट हो गया कि ए इज लार्जेस्ट, ए सबसे बड़ा है। अब इसके बाद एल्स इफ, ऐसा भी तो हो सकता है कि ए सी से बड़ा ना हो।
अगर ए सी से बड़ा नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा? ए बी से बड़ा हो गया, ए सी से बड़ा, ए सी से बड़ा नहीं है तो वो आगे जाएगा। मान लो ए सी से बड़ा नहीं है तो देन की जगह वो यहाँ पहुंच जाएगा। यहाँ देखो एल सी के बाद ये तो पढ़ा उसने, जब इसको पढ़ लिया और उसने निर्णय लिया कि ए सी से बड़ा नहीं है। मान लेते हैं हमारा ए जो है वो है, सपोज करते हैं हमारे पास ए है 1, ए है 2, बी है 1 और सी है 3। अब दो एक से तो बड़ा है लेकिन दो तीन से बड़ा नहीं है, तो उसने निर्णय लिया ये तो नहीं है, तो फिर ट्रू तो नहीं हुआ ना। ट्रू होता तो ये काम करता, अब ट्रू नहीं है तो यहाँ पहुंच जाएगा वो एलसीफ पर। अब वो देखेगा कि ए अगर सी से बड़ा नहीं है तो क्या बी सी से बड़ा है, देन फिर प्रिंट करेगा। अगर बी सी से बड़ा है, आपने कहा ए बी से बड़ा है, ठीक है, तो बी तो सी से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो सी को कंपेयर करो। जब ए पहले ही छोटा चल रहा है तो आपने सी का कंपैरिजन कर लिया कि क्या सी बड़ा है बी से, तो आप टाइप करवा दोगे सी इज लार्जेस्ट। अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक एल्स लास्ट, लास्ट में एल्स आएगा। तीन एलसिफ आ चुके हैं, तीन की जगह यहाँ पांच एलसिफ भी आ सकते थे, कितने भी एलसिफ आ सकते हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशन हर बार बदल रहा है, नया लॉजिकल एक्सप्रेशन है। और लास्ट में जो एल्स है वो तब है जब ये सब फेल हो गए, तो एल्स पे आके वो प्रिंट कर देगा भाई इस हालात में जब सब फेल हो जाए ऊपर वाले, तब ये आंसर है, जो भी आंसर। और फिर लास्ट में एंड इफ जरूर आएगा। सिंटेक्स आपको लिखना आना ही चाहिए, बिना सिंटेक्स के किसी भी स्टेज में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये जरूरी है कि आप तीनों फॉर्म का सिंटेक्स लिखें। जो अगर आपके पास इफ कंस्ट्रक्ट का 8 नंबर का क्वेश्चन आता है तो मेन उसमें ध्यान ही यही देना है कि आपने फर्स्ट फॉर्म लिखी, उसका सिंटेक्स, सेकंड फॉर्म फिर उसका सिंटेक्स, थर्ड फॉर्म फिर उसका सिंटेक्स। एक एग्जांपल ले लें तो और भी अच्छा। एग्जांपल से मेरा मतलब प्रोग्राम, ठीक है। अब बारी आई थी चौथे नंबर पर नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या था? नेस्टेड इफ एक घोंसले की तरह है। घोंसला क्या होता है? देखो, ये इफ से शुरू हुई, देन आ गया, ये इसकी ब्लॉक हो गया स्टेटमेंट का पहला, स्टेटमेंट 1। अब इसके बाद दोबारा इफ स्टार्ट हो रही है, ये स्टेटमेंट 1 हो गई। अब ये देखो दोबारा इफ स्टार्ट हो रही है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट 2 एल्स स्टेटमेंट 3 एंड इफ, ये एक नया ही डब्बा अंदर घोंसला है। इसमें इफ भी है, इसमें देन भी है, और इसमें एल्स भी है, और इसमें एंड इफ भी है। पूरा सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स होता है। पूरी इफ देन एल्स है अंदर। और ये वाली इफ देन एल्स जो थी, जो यहाँ से शुरू हुई थी, वो यहाँ जाके खत्म हो रही है। उसका इफ, मैं इसको रंग बदल देती हूँ। उसका इफ, उसका देन, उसका एल्स और उसका एंड इफ। इफ देन एल्स एंड इफ, ये तो हरे वाला जो है, हरे वाला ये है, ये भी पूरा है, इफ है, देन है, एल्स है और एंड इफ है। और इसके अंदर एक घोंसला है, अंदर एक ब्लॉक है पूरा, वो भी पूरा अपने आप में कंप्लीट है। उसमें भी इफ है, उसमें देन भी है, उसमें एल्स भी है, उसमें एंड इफ भी है। ये कंप्लीट है, इसको बाहर वाले की सहायता की जरूरत नहीं है। ये घोंसला, ये उसकी दूसरी लेयर, ऐसे तीन घोंसले भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? नेस्टेड इफ में कितने भी अंदर इफ देन एल्स के जोड़े हो सकते हैं। इफ देन एल्स एंड इफ पूरा। मैम फिर ये स्टेटमेंट 1 से रिलेटेड है क्या मैम? स्टेटमेंट 1 से रिलेटेड, हाँ बिल्कुल, अभी एग्जांपल के साथ बताती हूँ। तो बड़ी सी है। मैम मैम हाँ जी। मैम पूनम ज्वाइन होना चाहती है, आप उसको ज्वाइन कर लो। अच्छा जी, मान लिया, कर दिया।
तो मैम जो ये स्टेटमेंट 1 के अंदर इफ है, इसके अंदर भी हम एक और इफ एल्स लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल यही बता रही हूँ, यहाँ तो मतलब दो ही इसके अंदर। घंसियां हैं। हाँ 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 बिल्कुल, मैं बताती हूँ, लगा कर दिखाती हूँ आपको। देखो ठीक यहाँ है। से इफ शुरू हुआ, देन शुरू हुआ, आपने यहाँ तक स्टेटमेंट वन की, फिर आपने अगला इफ का डब्बा शुरू हो गया। मान लो कोई बच्चा कहता है कि मुझे एक डब्बा और लगाना है, ये इफ देन एल्स, ये इफ है स्टेटमेंट टू के बाद। एक बच्चा कहता है मुझे अब नई इफ लगानी है, तो वो यहाँ लिखेगा इफ एल्स से पहले। ठीक है, स्टेटमेंट टू के एकदम बाद, जैसे स्टेटमेंट वन के बाद था इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन थ्री देन। ठीक, स्टेटमेंट थ्री, उसके बाद ये मामला शुरू होएगा, उसका अपना एल्स आएगा, फिर उसका अपना एल्स आएगा, उसकी अपनी एंड इफ आएगी। एल्स के बाद फिर एक स्टेटमेंट आएगी, स्टेटमेंट फोर आ गई, स्टेटमेंट अब एंड इफ आएगा फोर, मैम। ये उसका अपना एंड इफ है। ये उस मैम एक्सप्रेशन 2 का एंड इफ अब होएगा इसके बाद। स्टेटमेंट टू के बाद ये सब आ गया पूरा। अब उसके बाद फिर अगला हिस्सा चलेगा, ये एंड इफ हो गया ना, उसके बाद स्टेटमेंट थ्री, फिर उसका पिछले वाले इस वाले का इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन टू का एंड इफ अलग आएगा, लॉजिकल ये एक्सप्रेशन वन स्टेटमेंट 2 का के एंड इफ बाद अलग का। आएगा। स्टेटमेंट टू के बाद एक नया ही लूप शुरू हो गया, इफ देन एल्स का। ये राजे, जो मैम स्टेटमेंट 2 के बाद का एल्स है ना, ये वाला एल्स कहाँ गया? ये एल्स उसके बाद है। स्टेटमेंट टू के बाद ये गोला बना दिया ना, ये पूरा एक नया डब्बा है, ये इफ देन एल्स एंड इफ। अब आप इसके बाद आप पिछले वाले पर आओ, ये एल्स अब आएगा, ये डब्बा पूरा होने के बाद इसके बाद नीचे आएगा एल्स। ठीक है मैम। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ आएगा कि नेस्टेड इफ क्या होता है। इसमें पांच पांच नेस्ट भी बनते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स ए बी सी। लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स, तीन नंबर्स का लार्जेस्ट। पहले इम्प्लिसिट नन, इंटीजर एबीसी, प्रिंट एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, रीड एबीसी। यहाँ तक तो हमने आपको शुरू से सिखाया, ये काम तो होगा ही होगा। उसके बाद रीड करने के बाद उसने टाइप भी करवा दिया स्क्रीन पे कि ए की वैल्यू इतनी है। ये कैसे लिखा हुआ आएगा, ये ऐसा आएगा, ए इज इक्वल टू, कोट्स नहीं आएंगे, जब स्क्रीन पे आएगा तो ऐसे आएगा। जो कोट्स के अंदर का है वो तो ऐसे कैसे, और ये जो ये वाला ए है ना, इसकी वैल्यू आएगी, वैल्यू मान लो इसकी है 5, बी इज इक्वल टू, मान लो बी की वैल्यू है 7, सी इज इक्वल टू, मान लो सी की वैल्यू है 9। तो ये ऐसे स्क्रीन पर आ जाएगा। अब शुरू होती है बात, इफ, पहले प्रोग्राम बनाते हैं, इफ ए ग्रेटर देन बी। हमें तीनों में से लार्जेस्ट निकालना है, तुम्हारे हिसाब से कौन सा है सबसे बड़ा, 9 है, आंसर 9 आना चाहिए। अब कोई बच्चा हो सकता है इनकी जगह 15 7 9 कर दे, तब आंसर कौन आएगा, 15 आएगा लार्जेस्ट। हो सकता है कोई इसकी जगह 15 17 9 कर दे तो लार्जेस्ट बी आ जाएगा, इसलिए आंसर तो कुछ भी आ सकता है। हमें प्रोग्राम ऐसा बनाना है जो हर वैल्यू के लिए काम करे। तो इसलिए हमने क्या शुरू किया, हमने कहा पहला, सबसे पहली स्टेटमेंट, इफ ए ग्रेटर देन बी। हमने ए को पकड़ा कि ए बी से बड़ा है अगर, तब। अब मैं ये तीनों वैल्यूज ले रही हूँ, 15 17 9। ए ग्रेटर देन बी, क्या ये ए है, ये बी है, 15 17 9। क्या ए बी से बड़ा है, नहीं है ना, ए तो 15 है और बी 17 है। तो ए ग्रेटर देन बी जी होता मैम। तो हम यहाँ जाते ट्रू में। ठीक है, अब ए बी से बड़ा ही नहीं है, 15 बड़ा है ही नहीं 17 से, नहीं है, तो वो कहाँ पहुंचेगा, देखो ये एल्स तो इसका है, ये इसका एंडिफ है, तो वो इस एंडिफ पे तो जाएगा ही नहीं ना, इस पे तो तब जाता अगर ए बड़ा होता बी से। अब वो यहाँ पहुंचेगा कि क्या बी सी यानी से स्किप बड़ा करके है। डायरेक्ट आगे चला जाएगा। हाँ, अब बी सी से, 15 17 से बड़ा नहीं है। अच्छा, अब बी सी से बड़ा है, बी पे पहुंचा, बी ए तो ठीक है छोटा है, तो लार्जेस्ट चाहिए हमें, तो ए का तो पत्ता कट गया।
अब बी पे गया कि बी क्या सी से बड़ा है, 17 बड़ा है 9 से, ट्रू हो गया। यस मैम। ट्रू होते ही वो इस देन से आगे बढ़ा, ये ट्रू है तो ट्रू में ये चलेगा ऐसे, लार्जेस्ट लिख देगा बी, क्योंकि ए का पत्ता तो शुरू में ही कट गया और बी और सी का मुकाबला हो गया और आंसर बी बन गया। तो प्रिंट कर देगा एल्स, एल्स पे तो जाएगा ही नहीं क्योंकि देन ट्रू हो गया, ट्रू होते ही वो ये आंसर लिखते ही कहाँ पहुंचेगा, एंड इफ और एंड प्रोग्राम। ये तो था पहली सिचुएशन, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारा नंबर है 7, 15, 7 और 9, और हम रंग लेते हैं बदल अब इसका येलो कर। अब वो क्या करेगा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचते ही उसने कहा ए ग्रेटर देन बी, 15 बड़ा है 7 से, 15 बड़ा है 7 से, है क्लियरली दिख रहा है आपको स्क्रीन? हेलो हाँ जी, मैम, हाँ। अगर मैं से ए बी से बड़ा हो जाता है मैम, अभी अगर ए उसके एक बाद। सेकंड, एक सेकंड, ये वाला स्टेप पूरा कर लेने दो, 15, 7 और 9 के लिए, फिर आपकी क्वेश्चन उसके बाद लेते हैं, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो दिख पहले रही है मैम स्क्रीन? दिख रही है, ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं हमने यहाँ कहा 15 और 7 और 9 ये वैल्यू है, 15 बड़ा है 7 से, 15 बड़ा है 7 से, सच हो गया। सच होते ही वो यहाँ जाएगा, अब किस किस का मुकाबला करेगा, 15 और 9 का, मान लो यहाँ 19 है तो 15 और 19 का मुकाबला हुआ, 15 बड़ा है 19 से, 15 बड़ा 19 से नहीं है, झूठ हो गया। झूठ होते ही वो एल्स पे जाएगा, अगर सच है तो देन के बाद वाला काम करेगा, अगर झूठ है तो एल्स पे पहुंचेगा। एल्स पे पहुंच के लिख देगा भाई सी है, देखो पहली लाइन में तो ए और बी का मुकाबला हो चुका 15 और 7 का, दूसरी लाइन में 15 ए और सी का हो चुका 15 और 19 का, तो अब मुद्दा ही नहीं रहा। 15 और 19 का मुकाबला होने के बाद जब वो झूठ है, इसका मतलब 19 सबसे बड़ा है, सी सबसे बड़ा, क्योंकि ए तो पहले ही बी से बड़ा था, लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब सी सबसे बड़ा, तो आंसर आ जाएगा लार्जेस्ट सी। तो ये जो मैम नेस्टेड एक इफ, बार रिपीट करना इसको। हाँ हमने ले ली 15, 7 और 19, इसको एक बार ना मिटाते हैं, समझ तभी आएगा, ये गच्चे में समझ नहीं आएगा आपको, नए तरीके से 15, 7 और 19 लेकर बताती हूँ। 15, 7, 19, ए बी सी, आप गए यहाँ इफ ए ग्रेटर देन बी, 15 ग्रेटर देन 7, तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ट्रू है ये, तो देन वाला हो जाएगा काम। देन के बाद क्या लिखा हुआ है, देन के बाद फिर आगे है अगला इफ ए ग्रेटर देन सी, ए है 15 19 से बड़ा, क्या ये सच है, नहीं, तो देन के बाद वाला ना होकर यहाँ एल्स पे आ जाएगा, एल्स पे आते ही लिख देगा प्रिंट लार्जेस्ट इज इक्वल टू सी, सी कितना है 19, तो लार्जेस्ट 19 सच है, लार्जेस्ट 19 है, ठीक है। लार्जेस्ट सी लिखते ही अब एंड इफ हो जाएगा, तो जो भी एंड इफ हो गया तो उसे एलसीफ पे जाने की जरूरत ही नहीं, जब एंड इफ हो गया कोई भी एक एंड इफ होते ही वो बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएगा एंड प्रोग्राम। जो भी लूप पूरा हो गया, देखो पहला लूप था इफ से लेकर एंड इफ, दूसरा ये था इफ से लेकर, पहला यहाँ है ना, दूसरा ये यहाँ तक है, सॉरी दूसरा ये इफ से लेकर एंड इफ, तो दो ही लूप लगे हैं यहाँ, पहला ये और दूसरा ये, एल्सिफ एल्स एंड इफ। तो अगर तो ये एंड इफ पे पहुंचा तो भी एंड प्रोग्राम पे जाएगा, या इस एंड इफ पे पहुंचेगा तो भी एंड प्रोग्राम पे जाएगा, बस एंड इफ आते ही उसने बाकी कुछ नहीं करना, फिर अपना एंड प्रोग्राम। दो बातें हमेशा याद रखनी है, इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन, देन पे तब काम करेगा अगर वो ट्रू है, तो देन के बाद वाली स्टेटमेंट, और अगर फॉल्स हो गया तो एल्स पे पहुंच जाएगा, चाहे वो एल्स है चाहे एल्सिफ है, जो भी है, ठीक है। दूसरी बात ये याद रखनी है, एक बार एंड इफ पे पहुंच गया तो काम उसका मुक गया, बस अब एंड प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को बनाते हैं, अभी तक तो मैंने इसकी एग्जीक्यूशन समझाने की कोशिश की, प्रोग्राम बनाना नहीं सिखाया। अब इस प्रोग्राम को बनाते हैं कि ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और आपको अच्छे से आना भी चाहिए। ये बेस है, ये सारी इफ कंस्ट्रक्ट में 8 नंबर में तुम्हें पूरे नंबर दिला देगा, इसमें सारे एग्जाम्पल चल जाते हैं।
चारों तरह के रूप जो इफ के हैं उन सब में ये कामयाब है। तो आप इससे कोई भी रूप एक्सप्लेन कर सकते हो। इफ देन एल्स में भी चलेगा, ये नेस्टेड इफ में भी चलेगा, बिना एल्स के भी बता सकते हो। तो ये बेस्ट है। देखो, प्रोग्राम बनाने के लिए हमने सबसे पहला काम, प्रोग्राम का नाम। हमारा फर्स्ट स्टेप होता है प्रोग्राम का नाम। तो PROGRAM बड़ा, और उसके बाद नाम हो गया ये लार्जेस्ट अंडरस्कोर ऑफ 3 नंबर्स। नाम लिखना आ गया था, ABC भी लिख सकते हो जिसको नहीं आता, नहीं तो बीच में अंडरस्कोर आ सकता है, स्पेस नहीं आ सकता। उसके बाद इम्प्लिसिट नन, ये तो लिखनी है दूसरी लाइन। तीसरी लाइन में इंटीजर, हमारे तीनों नंबर इंटीजर है, मैं डेसिमल ले ही नहीं रही, तो इंटीजर। चार बिंदी को डबल कॉलन भी कहते हैं। ABC, A, B, C। प्रिंट हमेशा ऐसे लिखते हैं, जब भी आप प्रिंट लिखोगे, देखो प्रिंट, मान ये प्रिंट किस लिए है, ये प्रिंट है जब काला स्क्रीन आएगा। मान लेते हैं हमारा काला स्क्रीन ये है, मैं यही बनाती हूँ एक काला स्क्रीन। ये जो मैंने बनाया ना, ये ब्लैक स्क्रीन है। तो इस पर क्या लिखा हुआ आएगा, जो प्रिंट में लिख रही हूँ मैं कोट्स के अंदर, बिना कोट्स के लिखा हुआ आएगा, कोट्स नहीं आएंगे। यहाँ स्क्रीन पे आएगा एंटर द वैल्यू ऑफ A, B, C। तो उसे देखते ही हमें याद आ जाएगा कि भी हमें तो वैल्यू डालनी है ABC की। तो वैल्यू डालने का मतलब है कि हम फटाफट टाइप करेंगे 15, 4 और 21, या 15, 49, 21, 55, 49, 21, कुछ भी कर लो, टाइप हो गई। ये इसलिए है लाइन कि हमें याद आ जाए कि हमने वैल्यू डालनी है। रीड, रीड का मतलब है कि वो इसको पढ़ेगा। पहली वैल्यू को ए के डब्बे में भेज देगा 55 को, बी दूसरी वैल्यू को बी के डब्बे में भेजेगा, और तीसरी वैल्यू को सी के डब्बे में। फिर प्रिंट का मतलब है, फिर वो यहाँ लिखेगा, जो कोर्स के अंदर है वो तो ऐसे कैसे छापेगा, A = 55, कॉमा B = 49, कॉमा मैम सी। आउटपुट स्क्रीन पे कॉमास लगते हैं? आउटपुट स्क्रीन पे कॉमास लगते हैं? शायद नहीं लगते, नहीं लगते, स्पेस होता नहीं है, लगते, नहीं नहीं लगते ना। लगते। हाँ, स्पेस देना पड़ता है मैडम और हाँ, स्पेस और एंटर आता है मैम, बस दो हाँ ही जी, चीज हाँ करती जी, है ऐसे मान तो। गए, मान गए, मान गए। ठीक है, चलो, एंड गुड, वेरी गुड। कौन है बताने वाला, नाम बताओ। मैम डोली। डॉली, अच्छा, ठीक है। तो 55, 49 और 21 ऐसे आ गया। ये काले डब्बे वाली स्क्रीन है, ये आउटपुट स्क्रीन बनाई थी मैंने, ये जो डब्बा बनाया था ऐसे लिखा हुआ आता है। कोड्स नहीं आते वहां, कोड्स सिर्फ ये कोड्स कंप्यूटर कंपाइलर के लिए पहचान है कि जो कोड्स के अंदर है उसको आंख बंद करके छाप दो बिना कोड्स के, बस उसको देखना भी नहीं चाहिए। यहाँ तुम राम लिखो, यहाँ श्याम लिखो, यहाँ मोहन लिखो, कुछ लिखो, वो वही लिख देगा, राम बराबर 55, श्याम बराबर 49, मोहन बराबर 21। वो नहीं देखेगा कि ये कोट्स के अंदर क्या है। यहाँ तक का काम होने के बाद अब वैल्यू उसके पास जा चुकी, और स्क्रीन पे ये इसलिए लिखा गया कि तुम कोई गलती ना करो। A = 55 तुम्हारी स्क्रीन पे बता रहा है, आउटपुट स्क्रीन पे। B = 49, C = 21, ये एक अच्छाई है कि तुमने ढंग से उसे लिखा है, बस। अब प्रोग्राम जो है वो ये एग्जीक्यूशन वाला पार्ट ये ज्यादा है। इसमें क्या होना है, आपने कहा इफ, आपने स्टेटमेंट शुरू किया। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं बनाती हूँ प्रोग्राम, और यूं समझ लो मुझे भी नहीं आता, तुम्हें भी नहीं आता। इफ A > B, देन तुम देखो A B से बड़ा है, वैल्यू को छोड़ दो, वैल्यू कुछ भी हो, A > B हो गया। A और B का मुकाबला तो हो चुका, A B से बड़ा है, तो अब A का मुकाबला C से करो और आंसर बताओ। तो यहाँ तक देन के बाद स्टेटमेंट जो भी सच होनी है, ट्रू मतलब कुछ भी है, टाइप अगर कराना है तो। लेकिन अभी कुछ टाइप कराने का मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 3 नंबरों का मुकाबला है, 2 का मुकाबला होता तो हम लिख देते A is greatest। लेकिन यहाँ तो 3 का मुकाबला है, इसलिए अगला एल्स साथ ही लगाओ। एल्स नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, अगली इफ। अब यहाँ एल्स भी नहीं लगा रही मैं, साथ ही क्या लगा रही हूँ, अगली इफ।
तो अगली इफ लगा दी। देन के बाद अगर सच है तो अगले इफ पे आ जाओ और बी और सी, ए और सी का मुकाबला भी साथ ही करो। देन ए और सी के मुकाबले में अगर ए बड़ा हो गया तो प्रिंट कर दो कि ए इज लार्जेस्ट, ए लार्जेस्ट हो गया। नहीं तो देन के बाद प्रिंट हो गया, एल्स आ गया। एल्स डाल के प्रिंट कर एल्स देंगे डाल जी। के अगर ए सी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो ए बी से तो बड़ा था लेकिन सी से बड़ा नहीं है, तो फिर सी जीत गया बाजी, सी सबसे बड़ा हो गया इसका मतलब। तो एल्स यस प्रिंट मैम। सी लार्जेस्ट। अब बात मैम आती ये है, सेकंड वाली इसका एल्स है ना? बेटे अभी 2 मिनट पूरा होने दो, ऐसे बाकी बच्चों को दिक्कत आएगी, है ना, प्लीज। अब इफ हो गया, इफ देन एल्स एंड इफ, यहाँ तक का काम कर दिया। लेकिन अगर ये देन ट्रू वाला होता ही ना, ये ट्रू है तब ये मामले में घुसेगा वो, तब इस पूरे बक्से के अंदर जाएगा। अगर यही फॉल्स हो गया तो वो यहाँ पहुंचेगा इफ देन एल्स। ठीक है। अब एल्स में मुझे क्या, ए का मुकाबला बी से किया और वो फॉल्स आ गया, फॉल्स का मतलब बी बड़ा है। अब बी ए से बड़ा है, क्या वो सी से बड़ा है? तो एल्स यहाँ पर मैं क्या कहूंगी, बी। अब मुझे कंडीशन लगानी है, कंडीशन एल्स में लगती नहीं, कंडीशन एल्स इफ में लगती है। लॉजिकल एक्सप्रेशन एल्स पे लॉजिकल एक्सप्रेशन नहीं लगता, एल्स पे सिर्फ स्टेटमेंट होती है। तो एल्स इफ लगाना पड़ेगा क्योंकि मुझे लॉजिकल एक्सप्रेशन देना है कि क्या बी सी से बड़ा है। देखो ए बी से बड़ा नहीं है, मतलब बी ए से बड़ा हो चुका है, यहाँ फॉल्स हो चुका है। तो क्या आप बी और सी में जो मुकाबला करेंगे, बी सी से बड़ा है, एल्स इफ अगर है तो वो प्रिंट कर देगा कि बी इज ग्रेट लार्जेस्ट, और नहीं तो फिर एल्स। अब साफ है कि भी इस मामले में अगर बी सी से बड़ा नहीं है तो फिर कौन लार्जेस्ट हुआ, सी। अब यहाँ देखो इसने क्या लिखा, बी ग्रेटर देन सी, देन प्रिंट दिस एल्स। ये एल्स इफ क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि लॉजिकल एक्सप्रेशन देना था, वरना एल्स भी लग जाता, पर लॉजिकल एक्सप्रेशन देना था बी ग्रेटर देन सी, इसलिए एल्स इफ लगाया। तो एल्स फिर प्रिंट एंड इफ। तो अब आपका एक एंड इफ यहाँ खत्म हो रहा है। अब इस एंड इफ का लूप जरूरी है मेरा दिखाना आपको, वही देखो पहले। देखो पहला इफ से एंड इफ यहाँ है और दूसरा इफ यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है, ये 2 है। 3 भी लग सकते थे, 4 भी, ऐसे प्रोग्राम आएंगे आगे जिनमें 3 भी लगेंगे। अब बोलो जिसने जो बोलना था। चले आगे, रिलेशनल ऑपरेटर। मैम हम्म अगर हम पहली दो स्टेटमेंट जैसे हमने लार्जेस्ट ए को प्रूव किया या सी को प्रूव किया, वहां एंड इफ ना करके हम सी वाले को एल्स इफ के जरिए आगे बढ़ा दें और आगे एल्स में बी को ग्रेटर देन कर दें जी सी। हम्म। जब एक इफ शुरू होता है तो उसके बाद कई एल्स इफ आ सकते हैं, पर यहाँ आप एल्स लगा चुके हो, यहाँ एल्स इफ एल्स लगाओ इफ लगा दे जी एल्स की जगह। तो फिर उसके साथ लॉजिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए ना। अच्छा जी, एल्स इफ के साथ लॉजिकल एक्सप्रेशन यानी हाँ, हमें बताना पड़ेगा वहां ग्रेटर देन या कोई ना कोई स्मॉल देन। हाँ, कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन चाहिए। ओके। ठीक है। बना लो, जैसे ठीक आपका है। दिमाग चल रहा है बनाओ। फोरट्रान का सॉफ्टवेयर मैं शेयर कर दूंगी आपको, आप उसे इंस्टॉल कर लो अपने अपने मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में, उसमें प्रोग्राम कर सकते हो आप आराम से। मैं क्लासरूम में फोरट्रान का सॉफ्टवेयर निकाल के आपको शेयर कर दूंगी आज या कल तक, ठीक है। उसमें आप बनाओ, जो ट्राई ठीक है। करते हो अगर वो रन हो जाता है तो वेल एंड गुड। एक ही प्रोग्राम कई तरीके से बन सकता है, या आपकी अपनी इंटेलिजेंसी पर डिपेंड करेगा और आपकी मेहनत पर। ठीक है, चलो ठीक अब है आगे मैम। चलते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स, सिर्फ ये आज यहीं तक कराऊंगी, रिलेशनल ऑपरेटर बताऊंगी बस। इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि मैडम तो अब लंबा खींच रही है, नहीं। वो भी सिर्फ नाम लेने हैं, तुम्हें पता है रिलेशनल, बाकी कल करेंगे। रिलेशनल में देखो, ग्रेड लेस देन इक्वल टू एल ई, डॉट लगा के दोनों तरफ बिंदी एल ई, लेस देन इक्वल टू एल ई, ग्रेटर देन इक्वल टू जी ई, सिर्फ लेस देन एल टी, ग्रेटर देन जी टी। इक्वल को 2 बार इक्वल से करते हैं, ये रिलेशनल है। ए और बी के बीच में क्या रिश्ता है, या तो वो बड़ा या बराबर, या लेस देन इक्वल, या स्ट्रिक्टली लेस देन, या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। ठीक है, या नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का है, एन ई।
तो ये इसके होते हैं निशान बस, जो हम यूज भी कर चुके हैं। और दो ही आंसर होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर का, या तो ट्रू या फॉल्स, बीच का रास्ता नहीं होता इनके पास। जितनी इफ स्टेटमेंट है उनमें भी दो ही बातें हैं, देन है कब लगेगा जब ट्रू, और एल्स पे कब जाएगा जब फॉल्स। तो इसलिए रिलेशनल ऑपरेटर और इफ देन एल्स का बड़ा करीबी रिश्ता है। कैसे? इफ के बाद ये लॉजिकल एक्सप्रेशन जो आएगा उसमें कोई ना कोई रिलेशनल ऑपरेटर लगा होता है, वो सच या झूठ का आंसर देता है। सच होने पर देन वाला काम होता है और झूठ होने पर एल्स वाला काम होता है। तो इफ के ब्रैकेट में लॉजिकल एक्सप्रेशन लगता है, उस लॉजिकल एक्सप्रेशन में रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक हो गया हमारा लेक्चर, बाकी हम करेंगे कल। मैम हाँ जी बोलो। मैम हाँ जी हाँ जी। लॉजिकल एक्सप्रेशन जैसे ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ऐसे तीन तीन उसमें लगा तीन में सकते हैं मैम। लगाने के लिए तरीका होता है, उसमें ये तरीका होता है ए ग्रेटर देन बी, एंड भी डबल लगते हैं, ए ग्रेटर देन सी, तीन भी लग सकते हैं एंड, ऐसे प्रोग्राम भी है आपके पास। बी, मतलब जो जो लगा सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो इकट्ठा लगाते हो ना वो नहीं लगता, तीन में नहीं लगता, ऐसे करके लगता है, डबल करके एक ओके ही मैम। ब्रैकेट के अंदर। तो ये आपके पास प्रोग्राम ओके है, मैं कोशिश करूंगी आपकी जो लैब का प्रोग्राम है ना इससे कनेक्टेड रिलेशन देखती हूँ, कल वो करवा देती हूँ, ताकि आपकी काफी सारी क्वेरीज उसमें खत्म हो जाएंगी और वो अच्छा है, आपको समझ भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कि आपने क्वेश्चन पूछा, ठीक उससे है मुझे मैम। ध्यान भी आ गया कि आपको कनेक्टेड प्रोग्राम साथ ही करा देती हूँ। ठीक, कल करेंगे हम इससे आगे। और ये तैयार करो अपना काम,